गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 631 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर। ठीक है, 18 से 20 प्रश्न जो है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को मिलाकर पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है। ठीक है, एक में पूछ लिए जाते हैं विधायी संबंध कहाँ से कहाँ तक, एक में पूछ लिए जाते हैं प्रशासनिक संबंध। ठीक है, तो 12 तो भाग है नहीं, 12 को हटा ही दो, 11 भाग में है ये। ठीक है, भाग 11 के अध्याय 1 में है विधायी संबंध और भाग 11 के अध्याय 2 में है प्रशासनिक संबंध। अनुच्छेद भी याद रखिए। तो भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों की चर्चा है इनमें। और इसी भाग का जो अध्याय 2 है, मतलब भाग 11 का अध्याय 2, उसमें जो है प्रशासनिक संबंधों की चर्चा है और अनुच्छेद है 256 से लेकर 263। इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद याद रखिएगा। 245 से 255 तक विधायी संबंध है केंद्र और राज्यों के, और 256 से 263 के बीच प्रशासनिक संबंध है केंद्र राज्यों के। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, बताइए। कौन सा भाग है वो? भाग 11 या भाग 9? 10 तो है नहीं, ठीक है, 12 भी नहीं है, भाग 9। तो देखिए, संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था, उसमें 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में, ठीक है, सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना जो है वो की गई। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, बताइए। यूनियन टेरिटरी के लिए भी हाई कोर्ट होगा। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? सीधे सीधे याद रखिएगा, अनुच्छेद 241 में। नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में, ठीक है, मतलब अलग अलग राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, बताइए। देखिए, तीसरी अनुसूची तो शपथ से है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, दूसरी हो गई वेतन भत्तों से, और चौथी का आपको पता ही होगा, विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, तो चौथी को भी हटा दीजिए, नवी भी एलिमिनेट हो जाएगी। कन्फ्यूज़न होता है छठी में और इसमें पाँचवीं में। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज, सातवीं में तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची है, छठी होता, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न हो सकता था, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि केवल पाँचवीं अनुसूची है ये। तो संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से अलग भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। ठीक है, और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किसमें है? अगली ही, मतलब छठी अनुसूची में है। इंपॉर्टेंट है, इन 4 स्टेट का नाम याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अधिकतर इसमें मणिपुर को ऐड करके जो है गलत करवाता है एग्जामिनर। क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम छठी अनुसूची में। इनसे अलग जो प्रावधान है दूसरे राज्यों के लिए, उनके अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण, वो है 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो वही 7वीं अनुसूची, ठीक है, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है, संवर्ती सूची है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो केंद्र एवं राज्यों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में जो विभिन्न मद हैं संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भूमि सुधार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? भूमि सुधार संघ सूची का तो विषय है नहीं, संवर्ती सूची का भी नहीं है, राज्य सूची का है। तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में नहीं है, यानी राज्य सूची का होगा या संवर्ती सूची का होगा? तो रक्षा संघ सूची का विषय है
वैदेशिक मामले संघ सूची का विषय, रेलवे भी संघ सूची का विषय, कृषि हो गया राज्य सूची का विषय। तो रक्षा हो गए, वैदेशिक मामले हो गए, रेलवे, ये भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है, बीमा संघ सूची का विषय, बैंकिंग संघ सूची का विषय, गैस राज्य सूची का विषय है। तो देखिए, बैंकिंग, बीमा, जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, जबकि गैस है राज्य सूची का विषय। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों में से निर्माण के क्रम में अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही का मतलब जो सबसे बाद में जिसका निर्माण हुआ वो सबसे पहले आएगा। अगर ये आरोही होता तो जो सबसे पहले हुआ वो सबसे पहले आता। अब देखिए, हरियाणा पंजाब ये दोनों तो 1966 के हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की बात कर रही है तो महाराष्ट्र जो है, गुजरात महाराष्ट्र, वो 60 वाले 1960 में। राजस्थान है 1956 का, तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा 1966, 60, 56। तो हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1960 को, और राजस्थान की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। सारे नवंबर के सन अलग। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कौन सा है वो? हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश था पहले हिमाचल प्रदेश। मुंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, और गोवा को दमन एवं दीव से अलग कर दिया गया। मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया। देखिए, मैसूर का कर्नाटक रखा गया, तमिलनाडु नहीं। गलत है पहला स्टेटमेंट, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो देखिए, मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नाम, नया नाम कर्नाटक किया गया। तो पहला वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग कर दिया गया। और बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा मुंबई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? देखिए, भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बन गया था 1953 में, फिर कुछ सालों के बाद 1956 में और राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। देखिए, भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को जो है पृथक राज्य के रूप में सृजित कर दिया गया था 1953 में ही। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? इस प्रश्न को 2020 लाकर गलत कर देते हैं, क्योंकि ये सर्दियों की बात है, ठीक है। 2019 का ही है ये, तो 11 दिसंबर 2019 याद रखना इसको। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, ठीक है, लोकसभा में गया था ये 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया, और उसी तिथि को लोकसभा ने इसको पारित कर दिया, ठीक है। फिर 11 दिसंबर 2019 को, ठीक 2 दिन बाद राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। फिर राष्ट्रपति के पास गया ये अगले ही दिन 12 दिसंबर को 2019 को, उन्होंने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी, ठीक है। क्या फटाफट काम हुआ। चलिए, सभी एक हैं तो होगा। 13वां प्रश्न पर आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन सा आर्टिकल है जो सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अब आपको पता होना चाहिए कि किस में है क्या। तो अनुच्छेद 17 में है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। तो ये तो समाज में समानता ला रहा है, ठीक है, सत्ता पर नियंत्रण तो नहीं लगा रहा। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या है? किसी के जाति, उसका धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 है विधि के समान संरक्षण, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, यही होना चाहिए अनुच्छेद 14। तो संविधान का अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष समता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी हो, सब बराबर हैं, ठीक है। यह अधिकार जो है सब पर लागू होता है,
कानून के सामने सब बराबर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना, कितने सदस्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी लोकसभा के? देखिए, पहली बात तो याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में ही आता है, और अविश्वास प्रस्ताव का भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। 50 सदस्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, यूपीएससी कर चुकी है पहले। तो लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 198 के तहत तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ या 85वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ? क्या उप प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है? गलत, संवैधानिक पद नहीं है, ना मूल संविधान में है, ना बाद में इसको जोड़ा गया। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत भी नहीं हुआ, ना 42 आए तो उसको भी काट देना, ठीक है। 85वें संविधान संशोधन के दौरान नहीं हुआ, किसी संविधान संशोधन के दौरान नहीं हुआ, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, बी है इसका आंसर। तो ये समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल एक राजनीतिक निर्णय है और कुछ नहीं। तो उप प्रधानमंत्री का पद, ठीक है, उसका उल्लेख संविधान में है ही नहीं। राजनीतिक बाधाओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है, ठीक है। तो ये 15 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी तरह के कुछ अनुच्छेद के, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, एक आधा प्रश्न हर साल पूछा ही जाता है, एक अनुसूची तो आएगी आएगी, ठीक है। वो चाहे कुछ भी पूछ ले, वो चाहे ये पूछ ले कि दूसरी अनुसूची में कौन कौन सब किसके वेतन भत्ते नहीं है, या तीसरी अनुसूची में कौन शपथ नहीं लेता है, ये तक पूछ लेता है। और बाकी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में अधिकतर प्रश्न वही बनते हैं कि इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है, कौन सा संघ सूची का है बता दो, कौन सा राज्य सूची का नहीं है। चलिए, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप एक लाइक कर सकते हो, सिविल सर्विस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यूट्यूब के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। टेलीग्राम चलन में है इस समय। धन्यवाद।